हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फोकस मैथ्स क्लासेस पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में एनईपी 2020 से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन, फैक्ट्स और क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपके ईएमएस एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। क्योंकि आपके ईएमएस के एग्जाम जो है आने वाले हैं। 16 दिसंबर को आपका पीजीटी का एग्जाम होना है, जिसमें 5 क्वेश्चन या 5 नंबर के क्वेश्चन जो हैं आपके एनईपी 2020 से रिलेटेड पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हम एनईपी को जानने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि वो कैसे बनी, किस सिफारिशों पे बनी, किसने इसका सुझाव दिया, किसने इसको इंट्रोड्यूस किया, वो सब चीज़ जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। उसका फ़ॉर्मूला क्या है? तो बेसिक है, डिटेल में जाएँगे। पहले उसका जो ओवरव्यू है कि उसकी ब्लूप्रिंट क्या था, किसने उसका ब्लूप्रिंट इंट्रोड्यूस किया था, उन सब चीज़ों के बारे में जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसकी किसकी रिपोर्ट पर एनईपी 2020 का सुझाव जो था उसको प्रस्तावित किया गया था। तो ये अध्यक्षता की गई थी या फिर इसका सुझाव दिया गया था, वो दिया गया था हमारा डॉक्टर। पहला पॉइंट है एनईपी 2020 में कि इसकी जो सिफारिश थी, जो रिपोर्ट थी, किसकी रिपोर्ट के आधार पर एनईपी 2020 को बनाया गया था। तो एनईपी 2020 का जो सुझाव था वो सुझाव दिया था डॉक्टर कृष्णा स्वामी। डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन समिति के द्वारा रिपोर्ट दी गई थी, या फिर मैं इसको लिख दूं डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन कमेटी के द्वारा। तो एनईपी 2020 का जो इंट्रोडक्शन किया था या इंट्रोड्यूस की गई थी या फिर जिसकी सिफारिश की गई थी, वो सिफारिश की थी किसने? तो आप ये देख पा रहे होंगे कि एनईपी 2020 की सिफारिश की गई थी, वो सिफारिश की गई थी डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन कमेटी के आधार पर। तो डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन को शॉर्ट में कभी भी आपको ये लिखा हुआ मिल जाएगा कि डॉक्टर के स्वामी या फिर डॉक्टर के कस्तूरी रंगन कमेटी रिपोर्ट्स के आधार पर एनईपी 2020 का प्रस्ताव जो था वो मंजूर किया गया था या इन्होंने सिफारिश की गई थी। और ये सिफारिश करने के बाद ये प्रस्ताव जो था किस डेट में लिया गया था? तो ये आपको लिया गया था 31 मई 2019 को। 31 मई 2019 को इनका सुझाव आया था। उसके बाद गवर्नमेंट ने कहा कि आप ठीक है इस पे काम कीजिए, और उसके बाद जो भी प्रस्तावित होगा उसके बाद देख लिया जाएगा। इन्होंने काम करने के बाद जो रिपोर्ट दी गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ने इसको एक्सेप्ट किया और फिर एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी या फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लेकर आए थे। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो लागू की गई थी, कब की गई थी, वो आइए देखते हैं। उससे पहले ये जानते हैं कि एनईपी 2020 का जो प्रस्ताव था उसके अंदर किन किन बिंदुओं पर उन्होंने बात की थी। सबसे पहले ये देखना जरूरी है कि कोई भी एजुकेशन पॉलिसी बनाई तो बनाई क्यों गई, उसके पीछे कारण क्या था। कि इससे पहले की जो एजुकेशन पॉलिसी थी उसमें कुछ ना कुछ कमियां रही होंगी, खामियां रही होंगी, जिनको सुधार किया गया। तो उन्हीं सुधारों के बारे में हम ये जानना चाहते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी, कि डॉक्टर कस्तूरी रंगन कमेटी को कोई भी सिफारिश करने की जरूरत क्यों पड़ी गवर्नमेंट को कि आप एक एजुकेशन पॉलिसी लेकर आइए। तो उन्हीं बिंदुओं पर थोड़ी जानकारी लेते हैं क्या है। पहला बिंदु ये है कि कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन कमेटी के अनुसार ये था कि जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे, जैसे हमारा अब तक का चल रहा था कि 10+2 का, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो 10+2 का जो हमारा स्ट्रीम था उसमें क्या था, जो हमारा फार्मूला है एजुकेशन का, उसमें यह था कि बच्चा 6 साल की उम्र में स्कूल में जाएगा, उसके बाद जो है आगे की उसकी एजुकेशन होती रहेगी। तो हमारे जो कस्तूरी रंगन कमेटी थी, उनका ये सोचना था कि बच्चा 6 साल तक क्या करेगा। अगर 6 साल तक बच्चा ऐसे ही रहेगा तो उसका जो विकास है, तो उनका ये मानना था या फिर साइकोलॉजी का भी ये मानना है कि बच्चे का जो मस्तिष्क का विकास है 5 साल की उम्र तक हो जाता है। अगर बच्चे को आप 6 साल की उम्र में एडमिशन देंगे, उसे पढ़ाने के लिए आगे भेजेंगे, तो बच्चा तब तक क्या करेगा, और तब तक अगर बच्चा एजुकेशन से रिलेटेड कुछ भी नहीं सीखेगा तो बच्चा आगे कैसे इम्प्रूव कर पाएगा। तो उन्होंने ये सुझाव दिया कि पहला सुझाव ये है कि बच्चे को डायरेक्ट फर्स्ट में ना भेज के उससे पहले कुछ प्री स्कूल जैसे बाल वाटिका या आंगनबाड़ी है उनमें भेजा जाए। तो उन्होंने क्या किया कि बच्चे को, जो छोटे बच्चे हैं उनसे रिलेटेड उनकी बहुत ज़्यादा केयर था, तो उन्होंने एक नया प्रोग्राम दिया जैसे कहा हमने ECCE। क्या चीज़ है? ECCE। अब ये क्या चीज़ है? इसकी फुल फॉर्म जो है आपसे केवीएस में पूछी गई थी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं क्या है इसकी फुल फॉर्म। तो इसकी फुल फॉर्म है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। मतलब क्या हुआ कि जो छोटा बच्चा है या फिर जो 3 साल से ऊपर का बच्चा है, उसके बारे में उन्होंने जानना चाहा कि बच्चे की शिक्षा और उसकी केयर हम कैसे कर रहे हैं, उसके बचपने की केयर किस तरह से करते हैं। तो उन्होंने इसके लिए ECCE दिया। ठीक है, तो उन्होंने छोटे बच्चों के बारे में ये सोचा कि उनको भी कहीं ना कहीं खेल खेल में ही शिक्षित किया जाए,
और उनको ऐसा ना हो कि एक साथ फोर्सफुली स्कूल में भेजा जाए। उनका ये था कि उनको खेल खेल में इस लायक बनाया जाए जिससे कि वो बच्चे आगे जाके शिक्षा ग्रहण कर सके और अच्छे से जो हो उनका डेवलपमेंट हो सके। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है, वो है डेवलपमेंट। ठीक है, तो इन्होंने इतना तो देखा कि छोटा बच्चा है, उसके बारे में, उसकी शिक्षा और उसके बचपने के बारे में उन्होंने सोचा, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी सोचा कि उसका चहुमुखी विकास कैसे किया जाए। चहुमुखी विकास का मतलब आप समझते हैं कि होलिस्टिक डेवलपमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट के बारे में ये एजुकेशन पॉलिसी सोचती है। यहाँ पे डॉक्टर कस्तूरी रंगन कमेटी की जो रिपोर्ट्स है वो इस बारे में सोचती हैं कि बच्चे का चहुमुखी विकास या 360 डिग्री डेवलपमेंट कैसे किया जाए बच्चे का। तो अब चहुमुखी विकास के बारे में ये बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये बात कर रहे हैं कि हमारा PCSE डेवलपमेंट के बारे में। ये सारे वर्ड्स जो मैं आपको लिखा रहा हूँ, ये सारे वर्ड्स आपसे पूछे जाते हैं। कभी आपको 360 डिग्री डेवलपमेंट के बारे में कह दिया जाएगा, या कभी आपको होलिस्टिक डेवलपमेंट के बारे में कह दिया जाएगा। अगर ये नहीं कहा जाएगा तो आपको ये कह दिया जाएगा कि आप PCSE डेवलपमेंट के बारे में ये बात कर रहे हैं। आपको जो MCQs मिलेंगे उसमें कुछ कुछ इसी तरह से लिखा हुआ मिलेगा। अब मैंने यहाँ पे 4 अल्फाबेट्स का यूज किया है। वो अल्फाबेट्स क्या है? PCSE। अब ये PCSE क्या है? इन सभी अल्फाबेट का अपना स्पेसिफिक मीनिंग है, क्योंकि हमने अभी तक बात की है होलिस्टिक डेवलपमेंट की, संपूर्ण चौमुखी विकास की या सर्वांगीण विकास की हमने बात की है। जैसा कि हम लोग साइकोलॉजी में देखते हैं कि बच्चे का सर्वांगीण विकास करना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। तो उन्होंने इसमें PCSE की बात की है। P से मतलब होता है फिजिकली। हम बात करते हैं C की, तो C का मतलब है कॉग्निटिव। और बात करते हैं S की, तो S का मतलब हो जाता है सोशल। और बात करते हैं E की, तो E की बात हो जाती है हमारी इमोशनल। अब ये क्या चीजें आप सोच रहे हो, ये क्या चीजें? ये सब कुछ आपने पहले पढ़ रखा है। अगर आप इस स्टेज पर हैं तो आपने ये सब कुछ पढ़ रखा है। हमारा फिजिकल जो हो जाता है उसे हम कहते हैं शारीरिक, क्योंकि बच्चे का शारीरिक विकास होना भी बहुत जरूरी है। उसके बाद बात करते हैं कॉग्निटिव, क्योंकि इनका एक सीक्वेंस है, शारीरिक, उसके बाद मानसिक, और उसके बाद हमारा आ जाता है सोशल का मतलब हो जाता है हमारा सामाजिक। और बात करते हैं इमोशनल, तो इमोशनल का हो जाता है हमारा संवेगात्मक। तो मतलब बच्चे का चहुमुखी विकास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। PCSE डेवलपमेंट या 360 डिग्री डेवलपमेंट या फिर कहें होलिस्टिक डेवलपमेंट, मतलब शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक विकास बच्चे का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखा जाए ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमारी 2022 या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं जैसा कि इसमें बताए गए हैं, दस्तावेजों की बात अलग होती है और रियलिटी की बात थोड़ी अलग होती है। दस्तावेजों में जो चीज़ बताई गई है, डॉक्यूमेंट्स में जो कुछ बताया गया है, उसके अनुसार जो एजुकेशन पॉलिसी है बहुत ही उम्दा और बहुत ही बेहतरीन है। इनमें एक चीज़ ये भी कहा गया है कि जो एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत जो भी इक्विपमेंट्स हैं जैसे कि कंप्यूटर है या फिर हम जितना भी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करेंगे, जितना प्राइवेट में होगा उतना ही हमारा गवर्नमेंट स्कूल में भी होगा। मतलब सेम टेक्नोलॉजी, सेम इक्विपमेंट्स जो प्राइवेट में यूज किए जा रहे हैं वो सेम इक्विपमेंट्स होगा और सेम टेक्नोलॉजी को हम गवर्नमेंट स्कूल्स में भी अप्लाई करेंगे। हालांकि ये सिर्फ काल्पनिक बात लगती है, क्योंकि ऐसा होना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन पॉलिसी है, हमें पढ़ना है तो पढ़ते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले अब थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं पॉलिसीज के बीच में कि पॉलिसीज थी तो क्या है और क्यों है। और उससे पहले ये बात करते हैं कि इससे पहले की पॉलिसी क्या थी। तो हम देखते हैं कि पहले की पॉलिसी जो थी उसका फॉर्मूला क्या था। सबसे पहले हम कंपैरिजन करते हैं दोनों के फॉर्मूला के बारे में कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी और ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी जो है उनके फॉर्मूला क्या थे। ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी जो थी हमारी, तो उसका फॉर्मूला था हमारा 10+2। इसका मतलब ये होता है कि बच्चा जैसे ही 6 साल का होता है उसको फर्स्ट में एडमिशन दे दिया जाता है। और ये दोनों ही एजुकेशन पॉलिसी जो है वो बात कर रही होती है हमारी शिक्षा की। कितने साल तक की? ये बात करती है 3 से 18 साल तक की एजुकेशन की। ठीक है, 3 से 18 साल तक की शिक्षा की ये बात कर रही होती है, जिसमें हमारा पहले का फॉर्मूला था 10+2। मतलब जैसे ही बच्चा 6 साल का होगा, 6 साल की उम्र के बाद बच्चा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऐसे ही चला जाएगा, 10 तक पढ़ेगा। 10 के बाद उसके बाद 11 और 12 जो है अलग कर दी जाएंगे। इन्होंने ये कहा कि हमारा ये 2 साल की शिक्षा अलग हो जाती है 16 से 18 साल की। ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी थी उसके अकॉर्डिंग
जो फॉर्मूला था उसमें 2 साल की शिक्षा जो है अलग कर दी जाती है, 17 और 18 साल की, जो कि हमारा है 11 और 12 स्टैंडर्ड। भाई हम बात करते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसका जो फॉर्मूला है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। फॉर्मूला क्या है आइए देखते हैं। तो फॉर्मूला है हमारा 5 + 3 + 3 + 4। अब आप ये सोच रहे होंगे नंबर्स है, ये नंबर्स का क्या मीनिंग है, ठीक है। तो मैंने आपके सामने एक डायग्राम बना रखा है, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी को रिप्रेजेंट करता है। किस तरह से करता है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ पे फार्मूला लिखा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी का, वो है 5 + 3 + 3 + 4, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। मैंने 4 बॉक्सेस बनाए हैं क्योंकि इसको समझाना बहुत जरूरी है। अगर आप इन बॉक्सेस को समझ जाते हैं तो यहाँ पर जो आप इसको समझ जाएंगे, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत आपको 5 + 3 + 3 + 4 का जो फार्मूला है वो समझ जाना जरूरी है। इन्होंने सबसे पहले बात की बच्चे की। बच्चा जो हमारा होगा इस बार न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत बच्चा हमारा 3 साल की उम्र में जो है स्कूल में या प्री स्कूल जो है उनमें एंटर करेगा। बच्चा अब 6 साल की उम्र में स्कूल ना जाके 3 साल की उम्र से बच्चा स्कूल जाना शुरू कर देगा, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि ये 5 को 2 भागों में तोड़ा है। 5 है, 5 को इन्होंने 2 भागों में तोड़ा है। वो किन किन भागों में तोड़ा है? तो उनका कहना है कि बच्चा 3 साल की उम्र में स्कूल तो जाएगा, लेकिन 3 साल की प्री स्कूलिंग जो है इस बीच में करेगा, जिससे कि बच्चे की उम्र अब क्या हो जाएगी 6 साल, ठीक। लौट फेर के बात वही आ जानी है, बट बात ये है पहले ये प्री स्कूलिंग का ऑप्शन नहीं था, तो अब इन्होंने ये प्री स्कूलिंग कंपलसरी कर दी है, जिससे कि वो ये चाहते हैं, जो हमारी साइकोलॉजी कहती है कि बच्चे का विकास 5 साल की उम्र तक मस्तिष्क का हो जाता है। तो वे चाहते हैं इन 5 साल की उम्र में बच्चे को एजुकेशन से रिलेटेड कुछ ना कुछ जानकारी मिलनी चाहिए, जिससे कि बच्चा का सर्वांगीण विकास हो सके। तो उन्होंने ये कहा कि बच्चा जो है 3 साल की उम्र में स्कूल जाना शुरू करेगा, तो 3 साल की जो है प्री स्कूलिंग या फिर बाल वाटिका। मैं यहाँ पे इसको 2 भागों में डिवाइड कर देता हूँ। इसमें 2 साल की रहेगी एजुकेशन और इसमें 3 साल की एजुकेशन रहेगी। और वो एजुकेशन से किससे रिलेटेड रहेगी? आंगनवाड़ी को, आंगनवाड़ी, या फिर मैं कह सकता हूँ बाल वाटिका, या फिर मैं कह दूं प्री स्कूल, ठीक है ना। समझ पा रहे होंगे कि बच्चा 3 साल तक प्री स्कूल में रहेगा, जैसे कि हमारे प्ले स्कूल होते हैं, किंडरगार्टन होते हैं, या उनको आंगनबाड़ी में, या फिर अब केबीएस में आप देख पा रहे होंगे, केबीएस में बाल वाटिका नाम से कक्षाएं संचालित की जा रही हैं। उनमें बच्चे को 3 साल की उम्र के साथ ही इंटर कर लिया जाता है, प्रवेश दे दिया जाता है। तो उनका मानना हुआ कि 3 साल की उन्होंने स्कूलिंग बच्चे को करा दी, प्री स्कूलिंग या कि पहले पहले में। और इसमें भी इन्होंने ये बात की कि बच्चे को पढ़ाना है, लेकिन कोई भी कॉपी किताबों के हाथ नहीं लगाना है। उसको पढ़ाना है तथ्यों के आधार पर, उसको फैक्ट्स के आधार पर पढ़ाना है, उसको खेल खेल में पढ़ाना है। उससे बच्चों को, जिससे कि उसके मानसिक क्षमता जो है वो इम्प्रूव हो। बच्चों से थोड़े घुमा के सवाल पूछ लेने हैं, और या फिर बच्चे को इस तरह से इम्प्रूव करना है जिससे कि बच्चा खुद ही कुछ ना कुछ जानकारी निकाल सके। हालांकि उस जानकारी का कोई मीनिंग हो या ना हो, हम ये चाहते हैं बच्चा एटलीस्ट सोचना तो शुरू करे। ये नहीं है कि बच्चे को एग्जैक्ट आंसर दे देना चाहिए कि बच्चे ने सही आंसर देना चाहिए, नहीं, बच्चा सोचना शुरू तो करे, कोई एक्टिविटी करना शुरू तो करना चाहिए। ये कस्तूरी रंगन कमेटी के अनुसार उनका ऐसा मानना है। तो 3 साल की स्कूलिंग के बाद उन्होंने कहा कि बच्चा अब आएगा फर्स्ट में, तो उसके बाद करेगा सेकंड। तो ये हो जाती है हमारी 5 साल की प्री स्कूलिंग। ये आपसे पूछ ली जाती है कि प्री स्कूलिंग जो है कितने साल तक की है। तो प्री स्कूलिंग आपसे 5 साल तक की कराते हैं। उसके अलावा ये क्या कराते हैं आपसे, 5 साल की प्री स्कूलिंग कराने के बाद ये बच्चा इतना सब कुछ, इसके बारे में अभी जानकारी लेते हैं क्या है। अब बच्चे ने 5 साल की प्री स्कूलिंग पूरी की, जिसमें 3 साल की आंगनबाड़ी या प्ले स्कूल में था। उसके बाद बच्चे ने फर्स्ट किया और सेकंड किया। अब बात आ जाती है हमारी नेक्स्ट स्टेप की, जो कि हमारी 3 साल की स्कूलिंग है। उसमें क्या, उनका कहना है बच्चे ने 2 तो कर लिया, अब बच्चे की उम्र हो गई कितनी, 3 साल में उसने एंटर किया था, उसके बाद उसने 3 साल वो किए थे, तो हो गई उनकी 6, और 6 साल की उम्र के बाद उन्होंने फर्स्ट करना शुरू किया, उसके बाद सेकंड शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये हो गई उनकी 8 साल की उम्र में उन्होंने सेकंड कर लिया। अब 8 साल की उम्र के बाद बात करते हैं आगे। तो अब बात करते हैं हम सेकंड स्टेज की। तो सेकंड स्टेज में बच्चा हमारा 3, 4 और 5 को पढ़ेगा। तो इस स्टेज तक आते आते बच्चे की उम्र क्या हो जाएगी, तो हम देखते हैं। बच्चे ने 3 साल की उम्र में एंटर किया स्कूल में, ठीक है। 3 साल की उम्र में बच्चे ने एंटर किया, और 3 साल की उम्र में एंटर करने के बाद बच्चे ने क्या किया,
उसने 3 साल की प्री स्कूलिंग की, उम्र हो गई 6 वर्ष। उसके बाद 1 और 2 को पढ़ा, फर्स्ट और सेकंड को पढ़ा। तो बच्चे की इस स्टेज में उम्र हो जाती है 3 से 8। ठीक है, इस उम्र में बच्चा अपनी 5 साल की जो प्री स्कूलिंग है वो कंप्लीट कर लेता है। उसके बाद सेकंड स्टेज में आता है। सेकंड स्टेज में बच्चा करता है 3rd, 4th और 5th, और इस बीच बच्चे की जो उम्र है बढ़ के हो जाती है हमारी 8 से 11। ठीक है, 8 से 11 हो गई। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि बच्चे ने 5th तक तो पढ़ लिया, इसके आगे भी पढ़ेगा। ठीक, तो 6, 7 और 8, इसके लिए इन्होंने एक अलग स्टेज बनाया है। इन सभी स्टेजों के अलग अलग नाम दिए हैं, मैं वो आपको अभी बताता हूँ। तो अब तक बच्चे की उम्र 11 साल हो चुकी थी, तो इन्होंने 11 में 3 साल और जोड़ दिए, तो बच्चे की अब उम्र बढ़ के हो जाती है 11 से 14। ठीक है ना। अब 14 साल तक का बच्चा जो है एर्थ कर लेगा। एर्थ करने के बाद जो आगे प्रमोट किया जाएगा वो होगा हमारा क्या, 9, 10, 11 और 12। ठीक है, तो बच्चा 12 तक कितने साल की स्कूलिंग अपनी कंप्लीट कर लेगा। तो अब बच्चे की उम्र हम देखते हैं, तो उम्र जो है बढ़ के हो जाती है कितनी, 14 से 18 साल इसकी उम्र हो जाएगी। तो ये सब जो है इन्हीं को दर्शा रहा है। 5 में आपको याद रखना है 3 साल की प्ले स्कूलिंग है, उसके बाद 2 साल का फर्स्ट और सेकंड हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपसे किस तरह से पूछा जाता है मैं वो आपको अभी बताता हूँ। इतना तो इम्पोर्टेंट था, जो समझाना था मुझे मैंने आपको समझा दिया है। तो जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें इन स्टेजेस को अलग अलग नाम दिया गया है। वो नाम क्या है, वो नाम है हमारे, पहला स्टेज जो है हमारा 5 को उन्होंने रिप्रेजेंट किया है फाउंडेशनल स्टेज से, और 3 को जो रिप्रेजेंट किया है प्रीपैरेटरी स्टेज से, और हमारा तीसरा जो है इसको रिप्रेजेंट किया है उन्होंने मिडिल से, और चौथे को रिप्रेजेंट किया है सेकेंडरी स्टेज से। इन स्टेजेस को याद करने का अपना एक तरीका है, किस तरह से याद करेंगे। आपने इनके नाम तो देख लिए, क्या नाम है कि पहले का नाम हमारा फाउंडेशनल है, दूसरे का प्रिपरेटरी स्टेज है, तीसरे का मिडिल और चौथे का हमारा सेकेंडरी स्टेज है। इन स्टेजेस के नाम याद कर लिए, इनका सीक्वेंस याद करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आप किस तरह से याद करेंगे मैं आपको अभी बताता हूँ। इनको याद करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ क्या है। तो आपको इस तरह से याद कीजिए इनको, FPMS, FPM और S, इस तरह से याद कर लीजिए। और किसके इक्वल है ये हमारा, 5 + 3 + 3 + 4। यहाँ पर 5 जो हमारा किसको है, 3 और 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। 3 साल की प्री स्कूलिंग और 2 साल की आपकी फर्स्ट और सेकंड। 3 साल की उम्र में बच्चा इंटर करेगा किस चीज में, स्कूल में, जब उसकी उम्र 3 साल की होगी। 3 साल की एजुकेशन लेगा प्री स्कूलिंग में, बाल वाटिका या आंगनबाड़ी में। तो देखते हैं बच्चे की उम्र कितनी हो जाएगी। अब यहाँ से निकलने के बाद बच्चे की उम्र जो है वो हो जाएगी 6 साल। 6 साल में बच्चा इंटर करेगा इस वाली में, और इससे निकलने के बाद बच्चा फर्स्ट और सेकंड 2 साल की स्कूलिंग करने के बाद बच्चा निकल के आएगा, तो उसकी उम्र हो जाएगी 8 साल। देखा जाए ये 5 साल जो है कंप्लीट करेगा। इन 5 साल की स्कूलिंग कंप्लीट करते करते बच्चे की उम्र 3 से 8 साल हो जाएगी। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि इसकी उम्र कितनी हो जाएगी, इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट्स हैं यहाँ पर, मैं आपको बताना चाहता हूँ। पॉइंट्स क्या है, सबसे पहले पॉइंट, जो पहला पॉइंट है वो क्या है कि आप कितने साल की स्कूलिंग या प्री स्कूलिंग करते हैं। तो आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा प्री स्कूलिंग कितने साल की है, तो आप बताएंगे कि 5 साल की है, प्री स्कूलिंग पड़ेगी। ठीक है, एज नहीं बता रहा मैं, ये ड्यूरेशन बता रहा हूँ प्री स्कूलिंग का। यहाँ पर आप क्लियर कर लो, ये एज नहीं है, ये है प्री स्कूलिंग की ड्यूरेशन की कितने साल की आपकी प्री स्कूलिंग है। और इसमें दूसरा पॉइंट है वो क्या है, आइए देखते हैं कि आपकी जो स्कूलिंग के बाद और प्री स्कूलिंग के बाद जो स्कूलिंग बची है, ठीक है ना, वो कितने साल की है, वो आपकी 12 साल की है। आपसे ये 2 पॉइंट जो है पूछे जाते हैं। प्री स्कूलिंग का ड्यूरेशन कितना है, 5 साल, वैसे स्कूलिंग जो बची है उसका ड्यूरेशन कितना है, 12 साल। आपसे ये 2 पॉइंट पूछ लिए जाते हैं। अब तक हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में जितनी भी जानकारी थी वो बिल्कुल बेसिक थी। इसमें एक पॉइंट है मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अब तक हमने जो हमारा ब्लूप्रिंट था न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का, वो हमने अभी तक देखा। अब बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में कि इसके बनाने के उद्देश्य क्या थे। ठीक है, जो इनके गोल हैं, उद्देश्य हैं, उनके बारे में आगे बात करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ये एजुकेशन पॉलिसी बनाई ही क्यों गई। तो सबसे पहले उनका कहना यह था कि बच्चे जो हैं बहुत समय तक स्कूलिंग नहीं कर पाते, क्योंकि वो 6 साल की उम्र में एंट्री करते हैं अपनी स्कूलिंग में या प्री स्कूलिंग में, वो सही नहीं था। तो उन्होंने ये कहा बच्चे को मेन स्ट्रीम से जोड़ना है एजुकेशन की।
मेन स्ट्रीम एजुकेशन मतलब जो बच्चे पिछड़ गए, रह गए हैं या फिर उनको एजुकेशन नहीं मिल पा रही है या किसी कारणवश उन्होंने सही टाइम से सही शिक्षा नहीं ली है, तो ऐसे बच्चों को उन्होंने मेन स्ट्रीम में, आगे ऐसे बच्चे ना हो इसलिए उन्होंने कहना ये है कि बच्चे को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना है, मेन स्ट्रीम एजुकेशन की उन्होंने बात की है। दूसरा बात क्या किया है, दूसरी बात उन्होंने ये कही है कि इस एजुकेशन पॉलिसी है इसके कुछ उद्देश्यों में क्या है, उनका कहना यह है कि बच्चे जो है कुछ समय तक तो पढ़ते हैं, उसके बाद बच्चे जो है ड्रॉप कर देते हैं, तो जो ड्रॉप आउट रेशियो है उसको किसी तरह से कम किया जाना चाहिए। मतलब क्या हुआ कि ड्रॉप आउट रेशियो को कम करने का मतलब ये है कि इनका जो ड्रॉप आउट लेवल है, ड्रॉप आउट रेशियो उसको कम करना चाहिए। और क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके, एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि इनमें ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, सकल नामांकन अनुपात, इन्होंने कहा है कि सकल नामांकन अनुपात जो है हम 100% करेंगे, कब तक करेंगे, 2025 तक। ये इनके मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। लेकिन उन्होंने एक चीज इसमें और जोड़ी है, जो टर्निंग पॉइंट होता है इस एजुकेशन पॉलिसी का, वो ये है कि यहाँ पर उन्होंने जीईआर की बात की है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, आपसे पूछ लिया जाएगा इसकी फुल फॉर्म। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। अब इन्होंने आगे बात की कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 100% इनको करना है 2025 तक, लेकिन किनका किनका करना है, तो इनको करना है प्री स्कूलिंग, मतलब जो हमारी स्कूलिंग है, और बाई क्लास 3rd, कक्षा 3 तक आपका 100% सकल नामांकन अनुपात होना चाहिए, ठीक है ना। इसके अलावा उन्होंने एक बात और कही कि हमारा जीईआर जो है कम से कम 50% तो होना चाहिए, कब तक, 2035 तक, लेकिन किस चीज में, यह होना चाहिए हमारा हायर एजुकेशन में। तो इनका कहना यह है कि जीईआर ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो कम से कम 50% तो होना चाहिए 2035 तक, और किसमें, हायर एजुकेशन में। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 12th तक तो अपनी पढ़ाई करते हैं, उसके बाद डिसकंटिन्यू कर देते हैं। कि उनका कहना है कि आप डिसकंटिन्यू मत कीजिए। अगर कुछ लोग क्या करते हैं, अगर वो ग्रेजुएशन में भी एडमिशन लेते हैं, 1 साल किया छोड़ दिया, 2 साल किया छोड़ दिया, ये किसी ना किसी कारणवश उनको जो है ड्रॉप करना पड़ जाता है। तो उन्होंने इस चीज की व्यवस्था की इस एजुकेशन पॉलिसी में। उन्होंने कहा कि अगर आप 1 साल का भी करते हैं तो आपको कुछ ना कुछ डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट तो दिया ही जाएगा। 2 साल का करते हैं या 3 साल का करते हैं, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने सर्टिफिकेट, डिग्री, डिप्लोमा की व्यवस्था इस एजुकेशन पॉलिसी में की गई है, जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है और बहुत अच्छा काम ये किया गया है। एक बात इन्होंने इसमें और कही है कि बच्चा, हम देखते हैं कि एक ड्यूरेशन रहता है कि आप ड्रॉप आउट कर देते हैं फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर करने के बाद, अगर लंबे समय तक एडमिशन नहीं लेते हैं तो आपको जो है नए सिरे से कोर्स करना होता है। ऐसा इस एजुकेशन पॉलिसी में नहीं है। इसमें यह है कि आप अगर 1 साल करने के बाद या 2 साल करने के बाद ड्रॉप भी कर देते हैं, तो आपका जब भी मन करे, मैं यहाँ वर्ड यूज कर रहा हूँ, जब भी आपका मन करे तो वापस आके आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। किसी तरह की टाइम ड्यूरेशन या फिर किसी समय का जो बाउंडेशन नहीं लगाया है इस चीज में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपसे पूछा जाता है कि 2025 तक आपको जो है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 100% करना है। इसी को एक शब्द और कहते हैं FLN। मैं आपको इसके बारे में अभी बताऊंगा। उन्होंने ये भी कहा कि हायर एजुकेशन में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 2035 तक हो जाना चाहिए कंप्लीट, कम से कम 50%। इसके बारे में इन्होंने बात की है। इसके अलावा इन्होंने एक चीज और कही है, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसके आगे बात करता हूं मैं। तो वो ऑब्जेक्टिव्स में इन्होंने एक बात और कही है कि बच्चे को कम से कम जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग तो आना चाहिए, मतलब मैथ कंपलसरी करा। उन्होंने कहा कि बच्चे को मैथ आना ही चाहिए। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है वो ये इस बात पर फोकस करती है कि बच्चे को मैथ और साइंस पर फोकस होना जरूरी है, कि बच्चे को, छोटे बच्चों को जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग हर किसी व्यक्ति को आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप डिग्री सर्टिफिकेट लेके बैठ जाइए, या फिर अनपढ़ भी हैं, इलिटरेसी को कम करने की तो ये बात कर ही रहे हैं। तो उन्होंने ये कहा है कि बच्चे को मैथ आना जरूरी है।
मैथ इसलिए जरूरी है क्योंकि इसका जो है हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा उपयोग रहता है। चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से क्यों ना हो, लेकिन मैथ आपको करना जरूरी रहेगा। आप आम जीवन में भी अपनी दैनिक दिनचर्या में भी मैथ का इस्तेमाल करते हैं, तो इतना तो मैथ आपको आना चाहिए, साथ ही साथ साइंस भी आना चाहिए। अब हम इसमें बात करते हैं 3 सालों के बारे में, क्योंकि ये जो ज़रूरत से ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं कि 2025 तक ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, 2030 तक ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, 2035 तक ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इस एजुकेशन पॉलिसी के। तो सबसे पहले बात करता हूँ 2035 की। 2035 देखा जाए इनमें सबसे ज़्यादा है, इसका मतलब आप समझते हैं हाई है ना। याद करने के तरीके हैं कि 2035 जो है इन सब में हाई है ना, तो इसका मतलब है कि आपको GER करना है, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो तो करना है, लेकिन कितना, कम से कम 50%। लेकिन किस चीज में, हायर एजुकेशन में। यहाँ वर्ड मैंने यूज किया हायर एजुकेशन, क्योंकि 2035 सबसे ज्यादा है। याद करने का भी तरीका सही है, हायर एजुकेशन मतलब हाई, मतलब 2035 तक। 2035 तक सकल नामांकन अनुपात हायर एजुकेशन में कम से कम 50% हो जाना जरूरी है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। अब मैं बात करता हूँ 2030 की। 2030 तक इस एजुकेशन पॉलिसी के उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो उनका कहना है कि जो GER है, अभी तक हमने बात की थी बड़े बच्चों की हायर एजुकेशन की, अब हम बात करते हैं छोटे बच्चों की, कि GER छोटे बच्चों का जो है 100% हो जाना चाहिए वाई क्लास। आपसे ये पूछेगा कि हमारा ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है किस साल तक 100% हो जाना चाहिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार, तो वो है 2030। अब हम बात करते हैं 2025 के बारे में। ये तीनों ईयर इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपसे ये एग्जाम में रिपीट कर दिए जाते हैं। तो 2025 तक जो हमारा ऑब्जेक्टिव है इस एजुकेशन पॉलिसी का, वो ये है कि FLN, ये शब्द बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो FLN की आपसे फुल फॉर्म भी पूछी जाती है कि फुल फॉर्म क्या है। तो FLN की फुल फॉर्म है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। ठीक है, F से फाउंडेशनल, L से लिटरेसी एंड N से न्यूमरेसी, कि छोटे बच्चे को वाई क्लास थर्ड मतलब कक्षा 3 तक बच्चे को जोड़ना घटाना के बारे में थोड़ी सा जानकारी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कहीं बच्चा मूर्ख हो जाए। ठीक है, तो हमारा इस एजुकेशन पॉलिसी का जो उद्देश्य है 2025 तक FLN को कंप्लीटली प्राप्त कर लेना है, कि क्लास 3 तक बच्चे का फाउंडेशनल न्यूमरेसी एंड लिटरेसी, संख्यात्मक मतलब बच्चे को जोड़ना क्या होता है, गुणा क्या होती है, इन चीजों के बारे में पता हो। हालांकि उन्हें करना आए या नहीं आए इससे मतलब नहीं है, एटलीस्ट उनके कान में ये सब जो है सुना हुआ होना जरूरी है, कि 1 2 3 4 5 की पहचान होना जरूरी है, नंबर्स कैसे होते हैं वो जानना जरूरी है। तो बच्चे को फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के बारे में जानना जरूरी है वाई क्लास थर्ड। ये है हमारे 3 इंपॉर्टेंट ईयर्स। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स में आगे बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। ऑब्जेक्टिव्स चल रहे थे, हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या था, आप देख लीजिए जो भी पॉइंट हो वो। हमारा नेक्स्ट पॉइंट में आप बात करते हैं GDP की। क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं मैं आपको बस वही लिखा रहा हूँ कि GDP इन्होंने कितनी कर दी है, कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में GDP का कितना हिस्सा जो है हमारी शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। देखा जाए तो जो कह रहे हैं अगर वो कर दें तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, वो बहुत अच्छा होगा। हम लोग ये चाहते हैं, देखा जाए तो बच्चों को अच्छे से अच्छी शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण अर्थपूर्ण शिक्षा मिल सके, इसके लिए जरूरी है बजट का होना। तो जैसा गवर्नमेंट कह रही है कि हम अपने GDP का 6%, इंपॉर्टेंट है, 6% जो है एजुकेशन पर खर्च करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ दस्तावेज की बात है, अगर ये रियलिटी हो जाए तो शायद हमारे देश की जो शिक्षा है वाकई गुणवत्तापूर्ण और अर्थपूर्ण हो जाएगी। बहुत ज्यादा अमाउंट हो जाए, 6% बजट शिक्षा के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर ऐसा हो जाता है तो बहुत अच्छा है। ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि GDP का कितना परसेंट जो है इस शिक्षा पर खर्च किया जाएगा, तो 6% हमारा शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। इनके ऑब्जेक्टिव्स में हम आगे बात करते हैं अपने 7वें पॉइंट के बारे में। तो वो क्या है, उनका कहना है कि जो कस्तूरबा गांधी स्कूल होते हैं हमारे, कि जो कस्तूरबा गांधी स्कूल है हमारे, तो उनको बढ़ा के कक्षा 12 तक कर देना चाहिए, मतलब वो इंटरमीडिएट तक हो। कस्तूरबा गांधी गर्ल्स इंटर कॉलेज होते हैं, मतलब गर्ल्स एजुकेशन के लिए इन्होंने इस एजुकेशन पॉलिसी में बात की है कि गर्ल्स की एजुकेशन भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, उनको इक्वल राइट्स दिए जाएं, हर चीज़ में उनको इक्वलिटी दी जाए,
जिसके हिसाब से उनका भी डेवलपमेंट हो सके। तो उन्होंने कस्तूरबा गांधी को क्लास 12 तक एक्सटेंड करने की इस एजुकेशन पॉलिसी में मांग की है। हमारा 8 पॉइंट है नेक्स्ट। तो हमारा अगला ऑब्जेक्टिव क्या है? SEDGS। इसका मतलब क्या होता है? तो एस जो है स्टैंड करता है सोशली, ई से इकोनॉमिकली, एस से होता है हमारा सोशली, इससे इकोनॉमिकली, और डी से हो जाता है हमारा क्या? डिसएडवांटेज। तो हमारा जी से हो जाएगा डिसएडवांटेज्ड ग्रुप। कहने का क्या मतलब हुआ? तो हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है उसने बात की है SEDGS पर। SEDGS क्या है? इनका कहने का मतलब यह है जो हमारे पिछड़े बच्चे होते हैं, चाहे वो सोशली पिछड़े हों या इकोनॉमिकली पिछड़े हों या फिर उनमें किसी टाइप की डिसेबिलिटी हो, उनको भी शिक्षा में उतना ही हक है जितना कि एक सीधे साधारण और नॉर्मल बच्चे का होता है। उनका कहना यह है कि आप किसी को भी उसके सोशल आधार पर बच्चे को शिक्षा देने से वंचित नहीं कर सकते, किसी को भी उसके इकोनॉमिकली के आधार पर बच्चे को स्थिति उसकी क्या है, आर्थिक स्थिति क्या है, इस आधार पर बच्चे को शिक्षा देने से मना नहीं कर सकते। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा है कि आप डिसेबल्ड पर्सन है कि कोई किसी तरह की कोई ना कोई उनमें अगर प्रॉब्लम है तो आप उनको भी उस आधार पर शिक्षा देने से मना नहीं कर सकते। देखा जाए तो हमारी एजुकेशन पॉलिसी जो है वो बात करती है इंक्लूसिव एजुकेशन पर। तो हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी बात कर रही है इंक्लूसिव एजुकेशन पर, समावेशी शिक्षा पर। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पॉलिसी जो है एक अपने आप में बहुत ही बढ़िया मसौदा है, बहुत ही बढ़िया ब्लूप्रिंट है। अगर इसको जिस तरह से इन्होंने कहा है उसी तरह से अप्लाई कर दिया जाए तो ये वाकई हमारी जो शिक्षा है एक अलग लेवल पर जाएगी। अब हम इसमें आगे बात करते हैं अपने नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। तो ऑब्जेक्टिव नंबर 9 क्या है? तो इन्होंने बात की है यहाँ पर CAP कैप के बारे में। और कैप का मतलब वाला कैप बिल्कुल नहीं है, ये कैप रिलेटेड है। अगर आपने सीटेट या टेट के एग्जाम दिए हैं, आपने बीएड किया है, तो आप इसके बारे में आराम से समझ पाएंगे। कैप के बारे में समझाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपने एक ब्लूम का नाम सुना होगा, ब्लूम टैक्सोनॉमी। ब्लूम टैक्सोनॉमी के आप मुझे बता सकते हैं कि ब्लूम टैक्सोनॉमी के कितने पक्ष थे? ब्लूम जो थे कितने पक्ष के बारे में बच्चे के बात करते थे, आपको पता है? शायद आपको भूल चुके होंगे, मैं आपको बताता हूँ। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी ने सबसे पहले बात की थी हमारी कॉग्निटिव के बारे में। दूसरा हमारा बात किया था उन्होंने अफेक्टिव, और तीसरी बात की थी उन्होंने हमारी साइकोमोटर। तो कॉग्निटिव क्या मतलब? बच्चे का संज्ञानात्मक पक्ष, ठीक है, बच्चे का संवेगात्मक पक्ष। और साथ ही साथ साइकोमोटर। जब भी मोटर की बात हो जाए तो आप समझ लीजिएगा कहीं ना कहीं फिजिकली की बात कर रहे हैं या गति की बात कर रहे हैं, मतलब मनोगत्यात्मक। तो हमारे जो ब्लूम थे, ब्लूम की टैक्सोनॉमी में उन्होंने बच्चे के कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर पक्ष के बारे में बात की थी, या फिर संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और मनोगत्यात्मक पक्ष की उन्होंने बात की थी। तो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो भी इसी पर बात करती है। CAP मतलब कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर पक्ष जो है उनके बारे में बच्चे की बात करती है कि बच्चे की किस तरह से इम्प्रूव किया जाए। साथ ही साथ बच्चे की थिंकिंग के बारे में भी बात करती है। बच्चे की थिंकिंग क्या है देखते हैं। तो बच्चे की थिंकिंग का यहाँ कहने का मतलब है कि CDP टाइप की थिंकिंग होनी चाहिए। अब CDP का मतलब आप उसको मत ले जाना, CDP टाइप की थिंकिंग। अब ये क्या चीज है? CDP का मतलब है C से क्रिटिकल थिंकिंग, कि बच्चे के पास इतना दिमाग होना चाहिए कि बच्चा जो है कम से कम किसी चीज की आलोचना तो कर सकता है। और दूसरी क्या है? डिसीजन मेकिंग क्षमता बच्चे में। इनका मतलब है न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है ये जनरेशन बनाना चाह रही है, जी जनरेशन। मतलब जो जनरेशन है वो इस टाइप की बनाना चाह रही है जिससे कि उनको एडवांस बच्चे मिल सके। एक तरह से देखा जाए कि एक बहुत ही ज्यादा इंप्रूवमेंट जो है, एक तरह से जैसा कि हमारे मोदी जी बात करते हैं एवोल्यूशन की, उनको क्रांति चाहिए। तो इस तरह से उनको क्रांतिकारी बच्चे चाहिए इस पॉलिसी के अंतर्गत।
तो इस पॉलिसी के अंतर्गत क्रांतिकारी बालक तभी तो मिलेंगे जब उनमें आलोचनात्मक क्षमता हो, साथ ही साथ डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने की क्षमता हो। और अगर गलती से उन्होंने कोई डिसीजन ले भी लिया, हो सकता है वो गलत हो या सही हो, कोई दिक्कत नहीं है। उनका कहने का मतलब ये है, कम से कम बच्चे में डिसीजन लेने की तो क्षमता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है बच्चा हर टाइम दूसरे पर डिपेंड रहे। जैसा कि आजकल हमारे यहाँ देखते जाते हैं, हमारी संस्कृति में बच्चों की शादी करा दी जाती है दूसरे की इच्छा के अनुरूप। बाद में बच्चा कैसा भी निकल जाता है तो वो दोष उसको दे देते हैं। उस चीज से बचने के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी बात कर रही होती है कि आप जो है अपना डिसीजन खुद लीजिए, और खुद लीजिए। उसके बाद बात करते हैं पी की, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये मतलब किसी तरह की अगर प्रॉब्लम आती है तो बच्चे को सॉल्व करना भी आना चाहिए। अगर बच्चे ने क्या करा, अपने मन से शादी कर ली, खुद का डिसीजन बनाया, और बच्चा गलत भी निकल आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बोले हम है संभाल लेंगे इस चीज को। याद करना, सी से क्रिटिकल थिंकिंग, डी से डिसीजन मेकिंग, पी से प्रॉब्लम सॉल्विंग। बच्चे में इन 3 क्षमताओं का होना बहुत ज्यादा जरूरी है इस एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग। अभी आपने देखा था, मैंने आपसे पहले बात की थी ECCE के बारे में। तो एक्चुअली ECCE लाने की जरूरत उनको पड़ी, उससे पहले इसका क्या नाम था या कोई प्रोग्राम था, उसके बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ECC प्रोग्राम जो पहले था वो था हमारा एनटीटी प्रोग्राम। अभी एनटीटी फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, पूछ ली जाती है। तो एनटीटी क्या था, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग। तो ये एक प्रोग्राम था हमारा छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए, एनटीटी। इसका एक सर्टिफिकेट भी मिला करता था जिसको अब बंद कर दिया गया है। अब क्या है, उन्होंने नई बात की है कि जो 2030 तक आप जितने भी हैं इस टाइप के प्रोग्राम्स ले लीजिए, उसके बाद तो सारे इंटीग्रेटेड कोर्स चल रही हैं जिसमें कि बीएड जो है इंक्लूडेड रहेगा। 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्सेस रहेंगे जिसमें कि आपका बीएड कंपलसरी रहेगा। तो ईसीसी के साथ जो है पहले एनटीटी प्रोग्राम था, उसको अब बंद करके ईसीसी के बारे में उन्होंने बात की है। अब मैं इसमें आगे बात करता हूँ अपने 12। तो इन्होंने बात की है सीसीई की, जैसा कि हमारा चलता है कि कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव मूल्यांकन। कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन मतलब सतत और व्यापक मूल्यांकन की इन्होंने भी बात की है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट ये है, ये पॉइंट आपसे पूछा जाता है कि सीसीई इसकी फुल फॉर्म क्या है, सतत और व्यापक मूल्यांकन। इसके बारे में उन्होंने बात की है। और अब मैं बात करता हूँ सीसीई की, तो इसमें भी कुछ और भी पॉइंट्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हमने बात की थी सीसीई की, सतत और व्यापक मूल्यांकन के बारे में। तो इन्होंने एक चीज और कही, वो है ये कि इनका कहने का मतलब है जो हमारा मूल्यांकन है, इवैल्यूएशन टाइप है, असेसमेंट टाइप है, वो किस टाइप का होना चाहिए। इस एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो असेसमेंट है बच्चे का, वो फॉर्मेटिव असेसमेंट होना चाहिए। फॉर्मेटिव असेसमेंट। पहले क्या था, पहले था हमारा समेटिव असेसमेंट। तो समेटिव असेसमेंट ऐसे, तो आपसे एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो कहाँ से कहाँ जा रही है। तो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है ट्रांसफर की गई है किससे, समेटिव असेसमेंट से टू द फॉर्मेटिव असेसमेंट, ठीक है। एक चीज और, तो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो रिजिडिटी से ट्रांसफर की गई है टू द फ्लेक्सिबिलिटी। कि ये बच्चे का जो मूल्यांकन का टाइप है वो कठोर ना होकर लचीला होना चाहिए, या बच्चे का जो मूल्यांकन का टाइप है वो किसी एक दिशा में नहीं बल्कि चारों दिशाओं में, या उसके जितने भी पक्ष हैं उन सभी पक्षों का एक साथ मूल्यांकन करने के बाद उसका मूल्यांकन होना चाहिए, और उस बच्चे के बारे में कोई भी निर्णय तब लेना चाहिए। अब इसके एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में हम बात करना चाहते हैं, तो वो क्या है। तो इस एजुकेशन पॉलिसी है, इसके ऑब्जेक्टिव्स में एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि ये चाहते हैं कि बच्चे के बस्ते का जो बोझ है, वर्डन, बस्ते का जो बोझ है उसको किसी तरह से कम करना चाहिए, ठीक है ना। तो वो क्या करते हैं कि कोर करिकुलम होना चाहिए एक।
ठीक है ना। साथ ही साथ ये बात करते हैं बच्चे के बस्ते का बोझ कम करने की। इसका मतलब ये है कि ये करते हैं डिक्रीज, या फिर देखा जाए तो ये करते हैं रिड्यूस किस चीज को, जो हमारा कैरिकुलम है, रिडक्शन इन कैरिकुलम। ठीक है ना। अब कैरिकुलम का मतलब आप लोग, मुझे लगता है जिसने सी टेट या टेट में इसको अच्छे से पढ़ा है कैरिकुलम का, या बीएड में इसकी डेफिनेशन को पढ़ा है, तो आप शायद इसके बारे में जानते हो। कैरिकुलम और सिलेबस में बहुत अंतर होता है, लेकिन मोस्टली क्या करते हैं, कैरिकुलम को ही सिलेबस मान लेते हैं। कैरिकुलम मतलब सिलेबस, ऐसा नहीं है। एक्चुअली सिलेबस कैरिकुलम का एक छोटा सा पार्ट होता है। जैसा कि मैं आपको इसमें पहले बता चुका हूं कि ये एजुकेशन पॉलिसी है। इस एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत एक चीज कही गई है कि जितने भी इक्विपमेंट्स है, जो टेक्नोलॉजी प्राइवेट स्कूल्स में यूज की जा रही है, सेम टेक्नोलॉजी सेम इक्विपमेंट जो है गवर्नमेंट स्कूल में भी यूज किए जाएंगे। ठीक है। साथ ही साथ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है कि इस एजुकेशन पॉलिसी में एक्सक्लूजन किया गया है। एक्सक्लूजन किया गया है, किसका किया गया है, तो आपको पता होगा कि मेडिकल एंड लॉ का, जो हमारी स्टडी है मेडिकल लाइन की और जो हमारी लॉ की स्टडी है, उसको इस एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत नहीं रखा गया है। इसको अलग ही फ्री कर दिया गया है कि आप मेडिकल और जो लॉ है उसके लिए अलग से। तो इसका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। तो ये एजुकेशन पॉलिसी है, ये एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि एक एकल निकाय या फिर एक सिंगल विंडो बनाया जाएगा, किस चीज के लिए, हायर एजुकेशन के लिए। और उन्होंने इसमें बात की कि मेडिकल और लॉ जो एजुकेशन है उसको इस चीज से बाहर रखा गया है। मतलब जितनी भी हमारी शिक्षा है स्टार्ट से लेके और हायर एजुकेशन तक आपके लिए सिंगल विंडो कमीशन बनाया जाएगा। मतलब कि एक इनका एकल निकाय रहेगा, कि एक ही हमारा आयोग है जो सारे एग्जाम कंडक्ट कराएगा, सिवाय इन दोनों को छोड़ के, मेडिकल और लॉ को छोड़ के। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में किस किस का एक्सक्लूजन किया गया है, तो आपका मेडिकल और लॉ का जो है एक्सक्लूजन किया गया है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसका जो एजुकेशन पॉलिसी है, इस एजुकेशन पॉलिसी का जो प्रस्ताव था किस बिल के अंतर्गत लाया गया था, तो वो भी आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है वो किस बिल के अंतर्गत लाई गई थी, तो वाकई बिल के अंतर्गत लाई गई थी। तो ये जो एजुकेशन पॉलिसी है, ये एजुकेशन पॉलिसी किसके द्वारा लाई गई, ये भी एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है। तो ये एजुकेशन पॉलिसी आपकी लाई गई थी, वो लाई गई थी NHEB के द्वारा। वो NHEB क्या है, एन स्टैंड करता है नेशनल हायर एजुकेशन बिल। ठीक है। अब इसी में आगे कंटिन्यू करते हुए कुछ पॉइंट्स और हैं, उनके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा। सबसे पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है कि भाषा के ऊपर हम देखते हैं इन्होंने त्रिभाषा सूत्र का इन्होंने फॉर्मूला दिया है। इनका कहना है कि ये बच्चे की जो 1 से 5 तक की शिक्षा है उसमें इंग्लिश को मैंडेटरी नहीं किया गया है। इंग्लिश ऑप्शनल है, चाहे तो आप करें चाहे तो ना करें। या फिर देखा जाए कि आपसे ये पूछा जाएगा कि जो एक विषय है कक्षा 1 से 5 तक समाप्त कर दिया गया है। मैं जो वर्ड यूज कर रहा हूँ एग्जैक्ट वर्ड उन्होंने कहा है कि कक्षा 1 से 5 तक का कौन सा सब्जेक्ट है जिसको समाप्त कर दिया गया है, तो वो सब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश। 1 से 5 तक इंग्लिश को समाप्त कर दिया गया है। तो किन भाषाओं को लिया गया है, तो उनका कहने का मतलब है कक्षा 1 से 5 तक की जो शिक्षा है वो आपकी शिक्षा होनी चाहिए। तो जो 1 से 5 तक की शिक्षा है ये आपकी शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए, और मातृभाषा की जगह क्षेत्रीय भाषा ले लीजिए। ठीक है ना, इसमें शिक्षा होनी जरूरी है। और साथ ही साथ इन्होंने एक चीज और कही है, वो क्या है, तो इन्होंने ये कहा है कि क्लासरूम के अंदर जो डाइवर्सिटी है, वो डाइवर्सिटी चाहे वो लैंग्वेज को लेके हो, धर्म को लेके हो या किसी व्यवसाय को लेके हो, तो उस बहुभाषिता, मैं यहाँ पर पर्टिकुलरली बात कर रहा हूँ लैंग्वेज को लेके, तो इसको ऐसे एक रोकथाम या एक प्रॉब्लम के जैसे ट्रीट नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इसका जो यूज करना चाहिए बहुभाषिता को एज एसेट यूज करना चाहिए। एसेट का मतलब ये होता है
कि इसको एज ए पूंजी यूज करना चाहिए, कि मतलब अगर आपके पास डाइवर्सिटी है, इसका मतलब ये है कि आप उतने ही ज़्यादा एडवांस हैं, जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है उतने ज़्यादा एडवांस हैं। और आपको प्रत्येक बच्चे को जो भाषा में वो समझना चाह रहे हैं उसी भाषा में समझाना चाहिए, उनके ऊपर कोई भी भाषा जबरदस्ती थोपना नहीं है। इस एजुकेशन पॉलिसी का ये मेन पर्पज है, छोटे बच्चे के ऊपर किसी तरह की कोई भी भाषा जो है थोपनी नहीं है। उसको जिस भाषा में बच्चा समझना चाह रहा है उसको उसी भाषा में तथ्यों के आधार पर खेल खेल के डम सराज के थ्रू बच्चे को इस तरह से समझाना चाहिए। और साथ ही साथ जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि ये एजुकेशन पॉलिसी बात करती है इंक्लूसिव एजुकेशन की, तो उनको भी हम छोड़ नहीं सकते। तो ये एजुकेशन पॉलिसी बात कर रही थी भाषा में इंग्लिश को हटा दिया गया था, तो बात कर रही थी मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा की। अभी हमने देखा बहुभाषिकता की भी बात कर रही है। साथ ही साथ ये एजुकेशन पॉलिसी बात करती है आईएसएल की, आईएसएल। अब ये आईएसएल क्या है इसके बारे में आपको जानना जरूरी है। तो आईएसएल स्टैंड करता है किस चीज को, इंडियन साइन लैंग्वेज। उनका कहने का मतलब ये है कि क्लासरूम में नॉर्मल बच्चे, हमेशा जरूरी नहीं है कि हमेशा नॉर्मल बच्चे भी हों, उसके अंदर स्पेशल चाइल्ड भी हो सकते हैं। अगर स्पेशल चाइल्ड हैं तो उन्होंने उनका भी ख्याल रखते हुए उन्होंने कहा है कि आईएसएल भी आना जरूरी है, इंडियन साइन लैंग्वेज की जानकारी भी होना जरूरी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बच्चा 1 से 5 तक जो है किसी भी भाषा का चुनाव कर सकता है, वो मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा में उसकी पढ़ाई होगी, इंग्लिश उसके ऊपर थोपी नहीं जाएगी। 1 से 5 तक इंग्लिश जरूरी नहीं है। तो इसके बाद भी और भी अगर कोई बच्चा चाहता है कि वो एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज पढ़ सके जिससे कि वो उसको आगे कंटिन्यू कर सके, तो इसमें एक प्रावधान और है कि वो 22 भाषाओं में से भी हिंदी इंग्लिश के अलावा एक भाषा का और चुनाव कर सकता है, जिससे वो इसको आगे ले जा सके, या फिर उसका मन करे तो वो उसमें आगे जाके अपना फ्यूचर बना सके। ठीक है, अब हम इसमें आगे बात करते हैं अपने एनसीएफ के बारे में कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहती है एक नए एनसीएफ आने चाहिए। ठीक है, तो ये एनसीएफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 3 टाइप के एनसीएफ के बारे में बात करती है। सबसे पहले हम देखते हैं कौन सा है हमारा। तो हमारा एनसीएफ है एनसीएफ टीई। अब एनसीएफ का मतलब तो आप समझते होंगे क्या है, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क। ठीक है ना, इतना कॉमन है एनसीएफ। तो एनसीएफ की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, क्या है आपको याद होना चाहिए। मैंने टीई आगे यूज किया है, वो फॉर टीचर्स एजुकेशन। उनका कहने का मतलब है बच्चे को पढ़ाने से पहले जो शिक्षक हैं उनको भी एक तरह का प्रशिक्षण देना भी बहुत जरूरी है, इसलिए उन्होंने बात की है एनसीएफ टीई के बारे में। सेकंड, एनसीएफ टीई जो है वो कौन बनाता है, नॉर्मल एनसीएफ जो है वो, नॉर्मल एनसीएफ जो होता है उसका गठन या फिर उसको जो बनाता है एनसीएफ को, वो एनसीएफ को बनाता है कौन सा, एनसीईआरटी। ठीक है, लेकिन हम बात कर रहे हैं किसकी, एनसीएफ टीई के बारे में। तो एनसीएफ टीई है, इसको कौन बनाता है, तो इसको बनाती है एनसीटीई। अब एनसीटीई को कहा गया है कि आप जो है एक ऐसा नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क बना के दीजिए टीचर्स एजुकेशन के लिए। ठीक है, जिससे कि हम बच्चे को और ज्यादा एडवांस बना सकें, और हमारे जो शिक्षक हैं वो अगर प्रशिक्षित होकर आएंगे तो बच्चे को और अच्छे से पढ़ा सकेंगे। एनसीटी की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है तो आपको पता होना जरूरी है। तो एनसीटी की फुल फॉर्म क्या है, तो एनसीटी की फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन। मतलब जो शिक्षक हैं उनके भी प्रशिक्षण के लिए एक काउंसिल बनाया गया है एनसीटीई। जितने भी शिक्षक हैं उनके बारे में जो भी निर्णय लेना होता है वो उसका निर्णय एनसीटीई लेती है। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने कहा है एनसीटीई को कि आप एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाइए, ऐसा एजुकेशनल फ्रेमवर्क बनाइए जो कि टीचर्स के लिए हो। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है वो बात कर रही होती है मेनली 3 टाइप के एनसीएफ के बारे में। कौन कौन से हैं, तो एनसीएफ ई
CCE, दूसरा है हमारा NCF-TE और तीसरा है हमारा NCF। ये अभी बने नहीं है, ये बनने वाले हैं, इनका टारगेट दिया गया है। तो NCF-SE। अब ये क्या है? NCF तो कॉमन है, आप इसका मीनिंग समझ पा रहे होंगे क्या है। NCF क्या है? नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क। ECCE की फुल फॉर्म मैं आपको पहले लिखा चुका हूँ, क्या है? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। और हम बात करते हैं TE की, मैंने अभी आपको बताया टीचर्स एजुकेशन। यहाँ रह गया SE, ये आपको अभी बताया नहीं है। तो SE का मतलब है ये स्कूल एजुकेशन, कि बच्चे की स्कूलिंग के लिए भी आप एक कैरिकुलम बना के दीजिए, स्कूल एजुकेशन की मतलब आप बच्चे की स्कूलिंग के लिए भी एक कैरिकुलम फ्रेमवर्क बना के दीजिए। ये हमारी एजुकेशन पॉलिसी की मांग है। अब तक हमने ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ा था कि किसी चीज को बनाने के पीछे कारण क्या है, उसके मकसद क्या है, उनके बारे में हमने अब तक पढ़ा था। अब हम आगे बात करते हैं इसकी कंपैरिजन की और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। इससे पहले जो एजुकेशन पॉलिसी थी, उस एजुकेशन पॉलिसी का नाम क्या था? वो नाम था NPE 1986। इसको रिप्लेस किया गया किस चीज से? हमने रिप्लेस किया है NEP 2020। ठीक है, तो NPE 1986 को रिप्लेस किया है NEP 2020 से। साथ ही साथ इस एजुकेशन पॉलिसी में जो हमारा मंत्रालय था, कौन सा? MHRD को चेंज कर दिया गया, किसमें? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में कन्वर्ट कर दिया गया, तो अब कन्वर्ट करने के बाद कोई ना कोई इसका मंत्री तो बनेगा ही। तो पहला शिक्षा मंत्री जो होगा हमारा, यह है, तो हम अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में इसको कन्वर्ट कर दिया गया। तो MHRD को कन्वर्ट किया गया है। अब MHRD खत्म कर दिया तो इसका रीनेम कर दिया। देखा जाए MHRD को रीनेम किया गया किसमें? ME मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या एजुकेशन मिनिस्ट्री। अब एजुकेशन मिनिस्ट्री में कन्वर्ट कर दिया गया है, रीनेम कर दिया गया है, तो कोई ना कोई इसके मंत्री तो बनेंगे ही। तो पहले शिक्षा मंत्री जो है हमारे कौन होंगे? तो पहले शिक्षा मंत्री होंगे हमारे श्री रमेश पोखरियाल। तो हमारे पहले शिक्षा मंत्री होंगे श्री रमेश पोखरियाल निशंक। साथ ही साथ इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, पहले जो हमारी एजुकेशन थी, तो इस एजुकेशन को 3 से 14 से जो है शिफ्ट कर दिया गया है। अब कर दिया है कितने से? 3 से 18 साल तक की एजुकेशन को। ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि अब तक एक कोर्स चल के आ रहा था, वो कोर्स का नाम क्या था? कि आप जब भी PG कर लिया करते थे, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया करते थे, तो पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद आप लेक्चरर बनने के लिए एक कोर्स किया करते थे जिसका नाम था MPhil। ठीक है, तो अब इस एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत इस टाइप का कोई भी कोर्स वैलिड नहीं रहेगा। तो MPhil अब वैलिड नहीं है, इस कोर्स को खत्म कर दिया गया है। ये इस एजुकेशन पॉलिसी का एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि किस कोर्स को खत्म कर दिया गया है? MPhil को खत्म कर दिया गया है। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें और है, वो क्या है कि जो वोकेशनल कोर्सेज हैं, वो वोकेशनल कोर्सेज स्टार्ट किए जाएंगे किस क्लास से? तो क्लास 6 से। रिपीट हुआ है क्वेश्चन, क्लास 6 से आपके वोकेशनल कोर्सेज जो है शुरू किए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट है कि NEP 2020 को लागू करने वाला फर्स्ट स्टेट कौन सा है? तो आपको याद होना चाहिए, ये हमारा स्टेट है कर्नाटका। और कब लागू किया आपको ये भी पता होना चाहिए कि कर्नाटका ने कब लागू किया है। तो फर्स्ट स्टेट जिसने NEP 2020 को लागू किया वो है कर्नाटका। और किस डेट में लागू किया? ये आपको किया था 20 अगस्त 2020 को। ठीक है, कितना अच्छा है 2020 याद करने का बहुत अच्छा तरीका है। बीच में बस अगस्त और आ गया है, वो आप उसको याद कर लेना, बाकी जिधर देखो उधर 2020 ही लगा देना है। ठीक है, तो कर्नाटका हमारा फर्स्ट स्टेट है जिसने NEP 2020 को लागू किया था। NEP 2020 के अंतर्गत एक चीज को और बढ़ावा दिया गया है, वो क्या है हमारा? तो वो है हमारा पाठ्यक्रम, पाठशाला।
अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ भी कंटेंट हेल्पफुल रहा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा ना भी लगा हो, तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा, मैंने आपका 1 घंटा बर्बाद कर दिया। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।